गाइस चलिए, हुआ क्या कि हमने सर यहाँ पर रख दिया एक कोलॉइडल सॉल्यूशंस। कौन सा सॉल्यूशन रखा हुआ है बताइए? कोलॉइडल सॉल्यूशन। ये क्या है? विजिबल। और यहाँ पे एग्जांपल ले रखा हुआ हमने मिल्क का। और एक सस्पेंशन है। बताइए यहाँ पे पार्टिकल की जो साइज होगी वो क्या होगी? 10 एंगस्ट्रॉम से लेकर के सस्पेंशन में क्या होगा बताइए? ग्रेटर देन 1000 एंगस्ट्रॉम। हो क्या रहा है सुनिएगा। बताइए अगर मैं यहाँ पे बोलूं कि सर पार्टिकल साइज क्या है? बहुत छोटी है। क्या है बताइए? बहुत छोटी है। चलिए थोड़ा एक्टिव हो जाइए, सुनिए सुनिए, इधर एक्टिव हो जाइए गाइस। अब हो क्या रहा है? और यहाँ पे देखिएगा जो पार्टिकल साइज है थोड़ी बड़ी 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 बड़ी। कोलॉइडल साइज में हो सकता है कि भाई वो आपका 1000 से लेकर के, सॉरी, 1000 से लेकर 10 एंगस्ट्रॉम के बीच में होगा। और यहाँ पर पार्टिकल साइज बहुत बड़ा, ग्रेटर देन 1000 एंगस्ट्रॉम। तो इन्होंने कहा कि देखो सर, टिंडल साहब ने, चाहे एक प्रैक्टिकली एग्जांपल देखते हैं। एक बात बताइएगा, कभी आपने घर में देखा होगा कि आप लोगों के घर में कोई होल वगैरह हो जहां से सनलाइट पास होती है? यस यस सर। आप बताइएगा, सुबह आप क्या कर रहे हो? ब्रेकफास्ट कर रहे हो, कुछ कर रहे हो और बैठे हो, और जो सनलाइट पास होती है ना उसको देख रहे हो, क्या छोटे छोटे पार्टिकल्स क्या आप लोगों को स्कैटर्ड, थोड़े से चमकीले पार्टिकल्स यस दिखते हैं कि सर। नहीं? यस लोगों ने देखा है। सर, देखा है। यस सर। वो किसका एग्जाम्पल है सर? वो टिंडल इफेक्ट का एग्जाम्पल है। होता क्या है सुनिएगा, कि अगर मैं अज्यूम कर लूं या मान लूं कि भाई मेरे पास क्या था, मेरे पास नहीं, सबके पास होता है, एक घर था, एक घर है और वहां से एक होल है छोटू सा। और इस छोटू से होल से क्या हो रही है? एक लाइट लाइट आ रही है और यहाँ तक पड़ रही है, ठीक है। आप देखोगे कि ये जो लाइट पड़ रही थी ना, नीचे तक आ रही थी, तो हमने एक जगह देखा कि सर एक पार्टिकल था। बताइए, एक पार्टिकल था। और उस पार्टिकल को हम आंखों से देख पा रहे हैं। बताइए क्या कर रहे हैं? उस पार्टिकल को हम आंखों से देख देख पा पा रहे रहे हैं। हैं। अगर अंधेरा होता तो क्या उस पार्टिकल को आप लोग देख लेते? नो सर। नहीं। तो हुआ क्या, ये जो लाइट आती है ना यहाँ से, इस लाइट से टकराती है, तो ये क्या कर देता है? उसको चारों तरफ स्कैटर्ड कर देता है। एक तो ये कि भैया स्कैटरिंग ऑफ लाइट हो, कि उस पार्टिकल के एज से टकराए और क्या कर दे बताइए? स्कैटर्ड हो जाए। और एक और प्रोसेस होता है कि वो पार्टिकल लाइट को एब्जॉर्ब करता है और फिर इमिट करता है चारों डायरेक्शन में। क्या करता है बताइए? चारों डायरेक्शन में इमिट इमिट कर करता देता है। है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो ना कि भाई जो इमिशन ऑफ लाइट है, इमिशन ऑफ लाइट, इसी प्रोसेस को बेसिकली हम लोग टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। लेकिन अब आप सोचिएगा कि सर ये जो ट्रू सॉल्यूशन है, देखो यहाँ पे देखो आप लोग, अगर पानी है, पानी को आपने रात में रखा, नाइट में एक ग्लास में रखा, और उस पर टॉर्च पास कर रहे हो, क्या कर रहे हो बताइए? टॉर्च टॉर्च पास कर पास। रहे हो। वो लाइट ना इसमें दिखाई नहीं देगी। देखिए क्या यहाँ पर आपको कहीं दिखाई दे रही है वो लाइट ट्रू सॉल्यूशंस में? हाँ सर। क्योंकि जो इसके अंदर जो पार्टिकल छोटे छोटे हैं उसको रिफ्लेक्ट ही नहीं करेंगे, तो वो लाइट चमकेगी ही नहीं, पानी में सीधा का सीधा पास हो जाएगी। लेकिन बताइए कोलॉइडल सॉल्यूशंस में यहाँ पे आप लोग देख रहे हो पार्टिकल की साइज थोड़ी बढ़ गई है, तो इनके पार्टिकल, इनके एज से चाहे इनमें टकरा करके वो लाइट एब्जॉर्ब कर रहे हैं और फिर इमिट कर रहे हैं। तो बताइए साइज थोड़ी सी बढ़ी है तो एब्जॉर्प्शन हो रहा है और फिर इमिशन हो रहा है लाइट का। क्या थोड़ा थोड़ा लाइट यहाँ पे दिख रही है कि नहीं दिख रही? देखिए अब आप लोग, दिख रही है। लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई स्ट्रिप लाइट की कलर की दिखाई नहीं दे रही। और आखिरी में देखिए यहाँ पे पार्टिकल साइज बढ़ गई है, तो पता ये स्कैटरिंग ऑफ लाइट, अच्छा ऐसा बोल, हाँ स्कैटरिंग ऑफ लाइट बोलिए, क्या यहाँ पर बढ़ गई तो लाइट इनके कंपैरिजन में, तीनों के कंपैरिजन में ज्यादा दिखाई दे रही है कि नहीं दिखाई दे रही? दोनों के यस कंपैरिजन में। सर। यस सर। समझ गए आप लोग? तो ये जो प्रोसेस है ना स्कैटरिंग ऑफ लाइट, इसको आप लोग क्या बोलोगे? कि सर यही टिंडल इफेक्ट है। पहले तो फैराडे साहब ने इसको देखा था, ऑब्जर्व करा था, लेकिन बाद में इन्होंने टिंडल करके साइंटिस्ट है, तो उन्होंने इसको एक्सप्लेन करा, तो उनके नाम पर ही हमने इसका नाम रखा गया है टिंडल इफेक्ट। तो इसमें क्या हो जाता है? विजिबल होता है, क्योंकि उनकी जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट है वो पक्के अच्छे तरह से दिखाई देती है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हमने कहा जैसे यहाँ पर भी आप देख रहे हो कि सॉल्यूशन है और यहाँ पे मिक्सचर ऑफ वाटर एंड मिल्क, तो ये ट्रू सॉल्यूशन है तो ज्यादा स्कैटरिंग हो रही है, तो ज्यादा दिखाई दे रहा है। अब हुआ क्या
बेसिकली कि ये जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट या इमिशन ऑफ जो लाइट हो रही है ना एब्जॉर्ब करने के बाद, वो कैसे हमने पता किया, क्या करें। तो एग्जैक्टली देखिएगा, हमने कहा कि देखो सर ये हमारे पास क्या है, सोर्स ऑफ लाइट। क्या है बताइए, सोर्स ऑफ, सोर्स ऑफ लाइट। ठीक है गाइस। अब हुआ क्या, हमने यहाँ पर एक लेंस रखा दिया भाई, इस लेंस का क्या नाम है बताइए, कॉन्वेक्स की कॉनकेव बोलते हैं इसको, कॉनकेव लेंस। कौन सा लेंस बोलते हैं इसको बताइए, कॉनकेव। यस सर। बाकी लोग नहीं बोल रहे यार, यस सर। कॉनकेव ही बोलते हैं ना। यस सर। चलिए, आपने कॉनकेव लेंस लगाया और यहाँ से लाइट पास कर, बताइए ये क्या करेगा, लाइट को एक ही पॉइंट पर फोकस करता है कि नहीं करता, यस सर। लाइट को एक ही पॉइंट पर फोकस करेगा। टिंडल साहब ने क्या कहा कि देखो सर, जिस सॉल्यूशन का, जिस कोलॉइडल सॉल्यूशन का आपको टिंडल इफेक्ट ऑब्जॉर्व करना है, लाइट ऑब्जॉर्व करनी है, तो क्या करो, देखो सर एक लाइट सोर्स लगा लो, एक कॉनकेव लेंस लगा दो, और उसके बाद से ये लाइट क्या होगी, ये आपने क्या कर दिया बताइए, कौन सा सॉल्यूशन है ये बीकर में, कोई बताएगा मुझे, कोलॉइडल कोलाइडल सॉल्यूशन, सॉल्यूशन। क्योंकि हम कोलॉइडल सॉल्यूशन का एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। तो ये आपका क्या है, कोलॉइडल सॉल्यूशंस, ठीक है। अब कोलॉइडल सॉल्यूशन में पार्टिकल साइज कितनी होगी, 10 to 1000 के बीच में। तो अब यस यहाँ पर सर। क्या होगा कि अब एक पर्टिकुलर सरफेस एरिया तो है पार्टिकल का, तो हमने क्या करा कि इस लाइट को कंसंट्रेट करके एक ही मॉलिक्यूल्स पर, चाहे कुछ फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स पर आपने क्या करा, फोकस किया। अब मैं यहाँ पे ना इसको थोड़ा जूम करके समझाने की कोशिश करता हूँ, सुनिएगा आप लोग। ये आपका कोलाइडल सॉल्यूशन हुआ क्या कि बताइए, इतने वाला जो ब्लैक वाला रेंज है, मैं मान लेता हूं कि यहाँ पर एक मॉलिक्यूल है, क्या है बताइए, एक कोलाइडल पार्टिकल है। और इस कोलाइडल पार्टिकल पर बहुत सारी लाइट आ रही है कि नहीं आ रही है बताइए आप लोग। यस सर। अभी जो बहुत सारी लाइट आ रही है ना, तो इस लाइट पे बहुत सारी लाइट आएंगी, तो कुछ पार्टिकल्स जो है, जो बहुत सारी जो एनर्जी है, लाइट एनर्जी जो है, वो क्या हो जाएगी, स्कैटर्ड हो जाएगी। क्या हो जाएगी बताइए, कुछ तो स्कैटर्ड हो जाएगी, एब्जॉर्ब होगी नहीं। कुछ इस डायरेक्शन में, कुछ इस डायरेक्शन में, कुछ इस डायरेक्शन में, कुछ इस डायरेक्शन में, कुछ तो स्कैटर्ड हो जाएगी। लेकिन अब बताइए, जो एकदम कंसंट्रेट कर रहे हैं एक ही पॉइंट पे, एक ही कुछ कुछ कोलाइडल पार्टिकल्स पे कंसंट्रेट कर रहे हैं, तो अब होगा क्या, ये जो जितने भी कुछ एनर्जी आ रही है ना, कुछ जो वेवलेंथ है वो क्या कर लेगा, मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब कर लेगा। क्या कर लेगा बताइए, एब्जॉर्ब। एब्जॉर्ब कर लेगा। तो जो एब्जॉर्ब कर लेगा वो भी क्या करेगा, इमिट इन फॉर्म लाइट, इमिट्स इन फॉर्म ऑफ लाइट। इमिशन भी होगा कुछ लाइट का, और कुछ लाइटों का सर स्कैटरिंग हो रही है। क्या हो रही है बताइए, स्कैटरिंग हो रही है। जैसे आपने बोला ना कि अंधेरे में जब वो एक छोटे से होल से लाइट आती है, सनलाइट, तो वो पार्टिकल्स दिखाई देता है, दिखाई देता है ना, तो आपको पता चल जाएगा कि वो कितना छोटा है कितना बड़ा है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि एक पार्टिकल्स मॉलिक्यूल्स था, देखिएगा, एक पार्टिकल मॉलिक्यूल्स था, ये लाइट आई पूरी यहाँ पर, और आने के बाद क्या हो गया, 90 डिग्री पर क्या हो जाती है बताइए, स्कैटर्ड हो जाती, बेंड हो जाती। कौन सा डिग्री पर बताइए, 90 90 डिग्री। डिग्री। और हम ऊपर से माइक्रोस्कोप लगा के बैठे हुए हैं, और 90 डिग्री पे हम इस लाइट को क्या करते हैं, कैप्चर करते हैं। तो मोस्टली जब हम देखते हैं तो 90 डिग्री पर ही ये लाइट एब्जॉर्ब होती है, और उसको यहाँ से हम कैप्चर करके देखते हैं, ठीक है। तो ये जो आप देख रहे हो, अब देखिएगा यहाँ पे जो स्ट्रक्चर आपको बन के आ रहा है ना, ये वाला एक कोन बन रहा है कि नहीं बन रहा, यहाँ पे देखिए आप लोग, इतना सा एक कोन बन रहा है कि नहीं बन रहा, यस सर। यस सर। इसका नाम क्या है बताइए, टिंडल कोन। इसको क्या बोल देते हैं बताइए, टिंडल कोन। टिंडल कोन। टिंडल कोन बोल देते हैं इसको। डन गाइस। और ये जो प्रोसेस है ना कि भाई स्कैटरिंग ऑफ लाइट इन कोलाइडल सॉल्यूशंस एट 90 डिग्री, एट 90 डिग्री एंगल पे, इस पूरे प्रोसेस को आप बोलोगे कि सर यही हमारा टिंडल इफेक्ट है। वो बाकी किसी एंगल पे नहीं होता, 90 डिग्री पे परफेक्ट स्कैटरिंग होती है, तो जिसकी वजह से हम लोग इसको बोल देते हैं टिंडल इफेक्ट।
और ये जो कोन वगैरह ये डायग्राम बना करके आपको फटाफट लिख देना है, पूरी कहानी खत्म हो जाएगी। जहां तक हमारे जेई की पर्पज की बात है तो उसके कुछ कंडीशंस हैं, वहां से क्वेश्चन बन सकते हैं, उसको हम लोग देख लेते हैं। बाकी ये कहानी वानी आप बोर्ड में बना के लिख सकते हो। चलिए आ जाइए, आप लोगों ने देख लिया ये आपका सोर्स लाइट है, ये कॉनकेव लेंस है, और ये आपकी क्या हो रही है, टिंडल कोन है, और यहाँ पे एक ही पार्टिकल पर स्कैटरिंग ऑफ लाइट हो रही है एट 90 डिग्री एंगल पर, जो कि हम यहाँ से देख रहे हैं उसको। ठीक है, लेकिन ये जो स्कैटरिंग होगी, एक बात बताइएगा, सुनिएगा यहाँ पर, क्या यही स्कैटरिंग यहाँ पर नहीं हो रही थी? यहाँ पर थोड़ा बहुत हो रही थी और यहाँ पर क्या हो रही थी, बहुत ज्यादा हो रही थी। बताइए, एक रीजन यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि पार्टिकल ऑफ साइज इंक्रीज हो रहा है, तो क्या टिंडल इफेक्ट इंक्रीज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? Yes, sir. Yes, sir. स्कैटरिंग ऑफ लाइट बढ़ रही है क्योंकि आपको सरफेस एरिया मिल रहा है। तो सुनिएगा, यहाँ पर पहली कंडीशन क्या है, कंडीशन फॉर टिंडल इफेक्ट, तो ये देखिएगा, फर्स्ट थिंग, द डायमीटर ऑफ द डिस्पर्स पार्टिकल इज नॉट मच स्मॉलर देन वेवलेंथ ऑफ द लाइट यूज्ड। डन गाइस, यहाँ पे देखिएगा, अब क्या कहने का मतलब है कि देखो भाई, ये जो लाइट है, इस लाइट की भी कुछ एक वेवलेंथ होगी कि नहीं होगी? Yes, sir. लैम्डा, ये वेवलेंथ, इसकी साइज की बात कर रहे हो। और सर, ये जो लैम्डा है इसकी जो साइज है, और यहाँ पे ये जो पार्टिकल जिस पे स्कैटरिंग हो रही है, इसकी साइज, समझ गए, साइज ऑफ कोलाइडल पार्टिकल, साइज ऑफ कोलाइडल पार्टिकल। ठीक है गाइस, अब बताइएगा क्या बोला हुआ है इन्होंने, कि भाई जो वेवलेंथ आपने यूज किया हुआ है और जो कोलाइडल पार्टिकल्स है उसकी साइज में ज्यादा फर्क नहीं होना चाहिए, कि भैया आपका जो पार्टिकल है बहुत छोटा है, तो छोटा है तो जो वेवलेंथ है उसे जाकर टकराएगी ही नहीं, समझ गए ना आप लोग, उससे जाकर के वो टकराएगी ही नहीं, रिफ्लेक्शन होगा ही नहीं, तो फिर आपको दिखाई नहीं देगा। तो इसलिए जो पार्टिकल्स है वो ज्यादा छोटी नहीं होनी चाहिए। ठीक है गाइस, डिस्पर्स पार्टिकल का मतलब आप लोग समझ रहे हो? Yes, sir. Yes, sir. कोलॉइडल पार्टिकल, समझ गए ना क्या ये? Colloidal particle. जो पार्टिकल हम जिसकी बात कर रहे हैं 10 से 1000 के बीच के, उसी पार्टिकल की बात कर रहा है, कि भैया इसका जो डायमीटर है और वेवलेंथ का डायमीटर है ज्यादा छोटी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो जो क्या है, रिफ्लेक्शन नहीं होगा, स्कैटरिंग नहीं होगी। पहली कंडीशन क्लियर हो गई Yes, sir. कि जो आपका वेवलेंथ है उसकी साइज और कोलॉइडल पार्टिकल की साइज में ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए, ज्यादा छोटी नहीं होनी चाहिए पार्टिकल। अगर मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे कोलॉइडल पार्टिकल की जो साइज है दोस्तों वो कितनी है बताइए, 200 एंगस्ट्रॉम, तो जो आप लाइट यूज कर रहे हो वो भी कितनी होनी चाहिए, 200 एंगस्ट्रॉम से लेकर के मान लीजिए 10 या 15 तक है तो चल जाएगा एंगस्ट्रॉम तक, लेकिन इससे ज्यादा हुआ तो रिफ्लेक्शन नहीं होगा, नहीं होगी। ऊपर नीचे हो सकता है लेकिन ज्यादा नहीं होना चाहिए। सेकेंड टॉपिक देखिएगा, सेकेंड पॉइंट कंडीशंस क्या है, तो वो देखिएगा, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डिस्पर्स फेज। क्या? जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है डिस्पर्स फेज यानी कोलॉइडल पार्टिकल एंड डिस्पर्सन मीडियम मच डिफर इन ग्रेटली मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का मतलब ध्यान से सुनिएगा, क्या कहने का मतलब है कि देखो सर, बताइए, कोलॉइडल सॉल्यूशंस में दो ही कहानी होती है, एक डिस्पर्सन मीडियम, दूसरा डिस्पर्स फेज। क्लियर हो गया? Yes, sir. सुन रहे हो आप लोग? सबके सब, सबके सब, Yes, हेलो, Yes, sir. Yes. चलो थोड़ा बोलो, एनर्जेटिक रहो। अब हो क्या रहा है कि भाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादातर डिपेंड करता है उनकी साइज पर, पार्टिकल साइज पर। हमने कहा कि सर देखो, ये क्या है, आपका डीपी है और ये आपका डीएम है, डिस्पर्स फेज की पार्टिकल साइज क्या है बताइए, बहुत बड़ी है, लेकिन क्या डिस्पर्सन मीडियम की पार्टिकल साइज छोटी होती है कि नहीं होती? Yes, sir. मोस्टली ट्रू सॉल्यूशंस में सारे होते हैं। तो इन्होंने कहा हुआ है कि देखो डिस्पर्सन फेज और डिस्पर्सन मीडियम के बीच में अगर इनके पार्टिकल साइज बहुत ज्यादा गैप है, जैसे मैं ये कह दूं कि सर ये कितना है बताइए, 700 एंगस्ट्रॉम, कितना है बताइए, तो ये कितना होना 700. चाहिए, ये मान लो कि
10 एंगस्ट्रॉम हो, चाहे ये 30 एंगस्ट्रॉम हो, तो क्या होगा बताइए? इनके बीच में बहुत ज्यादा गैप है कि नहीं पार्टिकल साइज का? Yes, sir. सुन रहे हो आप लोग? डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम के बीच में इनके साइज में बहुत ज्यादा गैप है, तो इनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस भी बहुत ज्यादा होगा, गैप होगा, जिसकी वजह से स्कैटरिंग ऑफ लाइट पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं होगी। नहीं है। अब एक बात बताइएगा, मैं आपसे कहता हूं कि देखो सर, एक बीकर है जिसमें हमने क्या डाला हुआ है, NaCl और वाटर, ठीक है, दोनों को मिला दिया तो सैलाइन वाटर बन गया, सॉल्ट वाटर बन गया, और दूसरा हमने डाला हुआ है, बताइएगा, यहाँ पर आपका मिल्क, ठीक है, और वाटर। अब बताइएगा कि किसमें ज्यादा टिंडल इफेक्ट शो करेगा, पहले में कि दूसरे में? दूसरे वाले में। समझ गए ना? इसकी दोनों कंडीशंस, एक तो इनमें पार्टिकल साइज मिल्क में ज्यादा हो जाएगी, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस भी ज्यादा होगा क्योंकि साइज पार्टिकल के बदल गया है। और जो, हाँ ठीक है, बस इतना ही। पहले वाले में NaCl में क्या ट्रू सॉल्यूशन बनेगा कि नहीं बनेगा? Yes, sir, Yes, बनेगा। sir. तो इसमें आपका नहीं होने वाला। तो ये दो कंडीशंस आपको याद रखनी है, आई होप समझ में आ गया होगा। टिंडल इफेक्ट डन। Yes, sir. Yes, चलो, sir. कंडीशन फॉर टिंडल इफेक्ट जो मैंने यहाँ पे दोबारा भी लिखा हुआ है, एक बार आप लोग पढ़ लो और एक बार नोट कर लो इसे। चलो, नोट कर लिया आप लोगों ने? Yes, sir. गुड। अब हम आगे बढ़ते हैं, ब्राउनियन मूवमेंट की बात करें। किसकी बात करेंगे बताइए? ब्राउनियन मूवमेंट बोलिए, चाहे आप इसको बोलते हो, मोस्टली क्या बोलते हैं हम लोग? ब्राउनियन Zigzag मोशन। क्या बोलते हैं हम इसको? ब्राउनियन मोशन। motion. Motion. डन गाइस, आप लोगों ने सुना होगा, मूवमेंट बोलिए चाहे Yes, मोशन, sir. बात एक ही है। वो क्या है कि बेसिकली मैं आपको एक चीज समझाने की कोशिश करता हूँ कि यहाँ पे आप देखिएगा, जो ब्लू कलर दिख रहा है ना दोस्त, कौन सा? Blue Blue. color. ब्लू। ये आपका क्या है? ठीक है, Yes, sir. डिस्पर्जन। Medium. और Medium. यहां से जो निकल के आ रहा है रेड कलर वाला, वो आपका क्या है? Dispersion phase. ठीक है, जिनकी कोलॉइडल साइजल है, ये कौन से होंगे? कोलॉइडल। कोलॉइडल पार्टिकल्स आप बोल सकते हैं इसको। ग्रेट, चलिए बढ़िया। अब वो क्या रहा है, आपने कहा कि देखो सर, ये जो रेड कलर वाले हैं, बताइए, कोलॉइडल पार्टिकल्स कम है इसमें, और जो सॉल्यूशंस के जो डिस्पर्जन मीडियम के पार्टिकल्स है वो बहुत ज्यादा है। हाँ, तो हमने कहा कि देखो सर, एक काम करते हैं, किसी एक पार्टिकल को, कोलॉइडल पार्टिकल को हम क्या कर लेते हैं बताइए? पिक कर लेते हैं। कौन से वाले को पिक कर ले? तो चलिए इसमें कोई एक पकड़ लेते हैं और ब्लैक से उसको स्पॉट करते हैं। देखिएगा, यहाँ पे एक कोलॉइडल पार्टिकल्स आके टकरा रहा है, ये वाला, ठीक है। अब इस पार्टिकल का मूवमेंट मान लीजिए, चाहे ऐसे तो नहीं होने वाला, गड़बड़ हो जाएगा। मैंने यहाँ पर बना दिया एक पार्टिकल्स, ठीक है, रेड कलर का। अब वो क्या रहा है बताइए, इससे एक सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स ब्लू वाला आके टकरा रहा है कि नहीं टकरा रहा है? Yes, sir. Yes, sir. देखो, उससे फिर क्या हो रहा है, दूसरा सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स आके टकरा रहा है तो उसका डायरेक्शन बदल जा रहा है, फिर तीसरा, तीसरा, चौथा टकरा है तो जिगजैग मोशन हो रहा है, ड्यू टू कोलिजन ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स विथ कोलाइडल पार्टिकल्स। समझ में आ रही है बात कि वो कोलाइडल पार्टिकल्स, पहले देखिएगा, ये जो रेड वाला था यहाँ पे था, इसे एक ब्लू मॉलिक्यूल्स यहाँ पे आया और इसको ऐसे कोलिजन किया तो ये मूव करके कहाँ आ गया? यहाँ पे। यहाँ से एक सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स ऐसे टकराया तो ये इधर मूव कर गया। अब इसी से क्या हुआ, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स इधर टकराया तो ये मूव करके इधर आ गया, फिर उसके बाद से एक यहाँ पे टकराया तो ये मूव करके इधर चला गया। अब इधर से एक सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स टकराएगा तो ये इधर जाएगा। तो अब ऐसे क्या हो रहा है कि भैया, एक जो कोलाइडल पार्टिकल्स
से ड्यू टू कोलिजन विद सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स के साथ कोलाइड करके उसका एक जिगजैग पाथ बन रहा है, और उसी को आप लोग क्या बोल देते हो बताइए? Brownian motion. डन गाइस? Yes, sir. Yes, sir. चलिए तो एक बार इसको ऊपर पढ़ लीजिए, साफ साफ लिखा हुआ है, और आप बोलिए इजाजत है तो हम आगे बढ़ते हैं। Yes, sir. Yes, sir. चलो कुछ और कंडीशन है इसमें, देखिएगा। अगर आपसे ये कहे कि सर अगर आपके कोलाइडल पार्टिकल्स की साइज क्या है, स्मॉलर है, क्या है बताइए? Smaller and Smaller. क्या लिखोगे? कोलाइडल पार्टिकल ऑफ साइज smaller than Brownian motion. Brownian motion will be higher. बताइए, अगर कोलाइडल पार्टिकल की साइज छोटी है तो उसको कोई भी टकरा करके मूवमेंट उसका फास्ट होगा कि नहीं होगा? yes, sir. Yes, sir. लेकिन अगर विस्कोसिटी भी बहुत कम हो तब तो और आसानी से होगा, लेकिन अगर मान लीजिए विस्कोसिटी बढ़ गई, क्या हो गई बताइए? Viscosity बढ़ गई. विस्कोसिटी क्या हो रहा है बताइए? आपका हायर है, तो क्या आपका बीएम बोल रहा हूं ब्राउनियन मोशन, क्या लोअर होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. समझ गए? विस्कोसिटी का मतलब कि मान लीजिए एकदम जेली जैसा सॉल्यूशन हो गया है, जैसे मान सकते हो कि भाई हाईली विस्कस सॉल्यूशन हो गया है, तो अब पार्टिकल्स उतनी आसानी से मूव नहीं कर सकते, उनके साथ अब मूव करने में डिफिकल्टी होगी, रेजिस्टेंस आ जाएगा। ठीक है, तो विस्कोसिटी ज्यादा होगा तो भैया ब्राउनियन मोशन क्या हो जाएगा बताइए? आपका डिक्रीज हो जाएगा। अगर मान लीजिए कि डिस्पर्स फेज का जो साइज, पार्टिकल की साइज बड़ी हो गई, तो क्या होगा भाई? ब्राउनियन मोशन उसका क्या हो जाएगा? घट कम। जाएगा. साइज अगर ज्यादा है तो ब्राउनियन मोशन जो है वो आपका क्या हो जाएगा? डिक्रीज रहेगा, कम होगा। तो ये दो तीन फैक्टर थे, इनको भी हो सकता है ऊपर नीचे का ये क्वेश्चन पूछ दे, तो उसके लिए आप याद रखिएगा। चलिए डन गाइस, अब हम बात करते हैं प्रेफरेंशियल एडजॉर्प्शंस ऑफ आयन। किसकी बात करेंगे बताइए? प्रेफरेंशियल एडजॉर्प्शंस ऑफ आयन। ठीक है, इसका बहुत ज्यादा अहम रोल आएगा जब हम इलेक्ट्रिकल डबल लेयर की बात करेंगे। तो इससे पहले हमने पढ़ा हुआ है, लेकिन अभी ज्यादा अच्छे से पढ़ेंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। चलिए, प्रेफरेंशियल एडजॉर्प्शंस क्या होता है वो मैं दो तीन एग्जांपल से आपको समझाऊंगा। सिल्वर नाइट्रेट, फेरिक हाइड्रोक्साइड। हाँ, पहले यही से पढ़ते हैं। देखिएगा यहाँ पे क्या बोल रहा है? सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन इज एडेड। हमने लिया सर, हमारे पास क्या था बताइए? एक सिल्वर नाइट्रेट था, AgNO3, और इसका हम रिएक्शन करवा रहे हैं, बताइए किससे करवा रहे हैं? पोटेशियम आयोडाइड से। तो हमें क्या मिल रहा है बताइए? सिल्वर आयोडाइड प्रेसिपिटेट मिल रहा है, और मिल रहा है KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट। ये क्या है बताइए? प्रेसिपिटेट है। क्या है बताइए? Precipitate. Precipitate. हुआ क्या? जैसे ही हमने यहाँ पे क्या करा सर, पोटेशियम आयोडाइड से सॉल्यूशन से रिएक्शन करवाया, तो कोलॉइडल सॉल्यूशन बन जाता है। क्या बन जाता है बताइए? कोलॉइडल सॉल्यूशन। Solution. आपने पेप्टाइजेशन याद करिए, पेप्टाइजेशन मैंने आपको बताया होगा। तो अब हुआ क्या, सुनिएगा कि यहाँ पे एक बीकर था, इस बीकर में आपने क्या क्या डाला हुआ है सोचिए आप। देखो सर, इसके अंदर हमने AgNO3 डाला हुआ है, इसके अंदर हमने क्या डाला हुआ है बताइए? Ki. यही डाला। बताओ, अब इसके मिक्स करने के बाद आपको मिलेगा कुछ। AgI. डन गाइस? क्लियर? Yes, sir. चलिए अब देखिएगा, आपने इतना कुछ किया, प्रेसिपिटेट मिला, और ये प्रेसिपिटेट है क्या सर? कोलॉइडल सॉल्यूशन है। क्या बताइए? Colloidal solution.
कोलाइडल सॉल्यूशंस, मुझे सॉल्व्स लिखना चाहिए, सॉल्व लिखना चाहिए ताकि टाइम बचे। चलिए, हुआ क्या, ये कैसे बनेगा। अब हम बात करते हैं प्रेफरेंशियल एडसॉर्प्शंस की। मेरे को एक बात बताइएगा आप लोग, क्या उस सॉल्यूशन में क्या KI है कि नहीं। yes sir, है। ऑफ कोर्स है। बताइए उस सॉल्यूशन में AgNO3 है कि नहीं। yes sir, यस सर। ग्रेट। वो क्या रहा है कि ये जो प्रेसिपिटेट है ना दोस्त, ये क्या है आपका कोलॉइडल सॉल्यूशंस है। आपने कहा कि सर अब सुनो ध्यान से, हो क्या रहा है कि जो प्रेफरेंशियल ऑफ एडजॉर्प्शंस का मतलब है उसको मैं समझाने की कोशिश करता हूं। सर हमारे पास एक AgI मॉलिक्यूल्स है, प्रेसिपिटेट है, और ये क्या हुआ, एक मॉलिक्यूल्स है, ये गोलू मोलू मॉलिक्यूल्स। बताइए कैसा होगा, क्रिकेट बॉल के साइज की तरह होते हैं कि नहीं मॉलिक्यूल्स। मैं मान लेता हूं कैसा होगा, yes ये sir, स्फेरिकल इन नेचर होगा। अब आप सोचिए कि इसके अंदर ये जो गोलू मोलू जो प्रेसिपिटेट था, एक मॉलिक्यूल्स, मैंने यहाँ पे उठा के उसको समझा रहा हूँ, इस सॉल्यूशंस में आपका KI, और इसी सॉल्यूशंस में बताइएगा AgNO3 है कि नहीं। sir, नहीं समझ में आया, बताइए। सॉल्यूशन में KI भी तो बचा होगा जो रिएक्ट नहीं किया होगा, और AgNO3 होगा कि नहीं होगा, बताइए आप लोग। yes sir, सर। ऐसा तो नहीं कि सारा का सारा एकदम हाइड्रो KI से रिएक्ट कर दिया और पूरा रिएक्शन हो गई। थोड़ा बहुत AgNO3 बच गया, चाहे KI बच गया। अच्छा है बचा नहीं तो बताओ हम क्या कर रहे हैं इसमें, बताइए। चलो, इस प्रेसिपिटेट में क्या ऐड कर रहे हैं, बताइए। KI, डन गाइस। ये जो प्रेसिपिटेट है इसमें हम ऐड लिख देता हूं प्लस KI। तो हम एक बार ये ऐड कर रहे हैं, चलो इसको मिटा ही देता खुश। और इसी प्रेसिपिटेट में हम लोग एक बार क्या ऐड कर रहे हैं, बताइए, AgNO3। NO3, तो चलो मैं इसको भी लिख देता हूँ, मतलब अलग अलग ऐड कर रहे हैं, एक बार नहीं ऐड कर रहे। सुनिएगा समझिएगा, हो क्या रहा है कि ये जो सॉलिड के AgI है ना, प्रेफरेंशियल एडसॉर्प्शंस क्या बोलता है कि सर अगर कहीं भी सर इनको आपकी आवाज नहीं आ कॉमन रही आयन मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा बताइए, कॉमन सर। आयन मिल जाएगा, तो उस पे वही आयन एडसॉर्ब होगा। उसके सरफेस पे कौन आयन एडसॉर्ब होगा, बताइए, कॉमन आयन एडसॉर्ब होने वाला है। अब सोचिए, अगर मैं AgI जो प्रेसिपिटेट था उसमें हमने पहले क्या ऐड किया, बताइए, KI। उस प्रेसिपिटेट में क्या ऐड किया, बताइए, KI। तो अब बताओ कि AgI सिल्वर आयोडाइड और KI पोटेशियम आयोडाइड में कौन सा आयन कॉमन आ रहा है। आयोडाइड आयन कॉमन आ रहा है कि iodide, नहीं आ रहा। yes sir, सब सुन रहे हो, सबके सब, सबके सब। yes यस sir, सर। अब बताओ इनमें पोटेशियम कॉमन है कि आयोडाइड कॉमन है। iodide आयोडाइड। common है, तो कौन एब्सॉर्ब होगा उसके सरफेस पर। iodide, आयोडीन। समझ में आ रही है बात। आयोडाइड निगेटिव आयन। बताइए, ये इलेक्ट्रोलाइट है दोस्त, क्या है, इलेक्ट्रोलाइट। तो क्या ये K प्लस प्लस I माइनस के फॉर्म में डिवाइज हो जाएगा, आयोनाइज हो जाएगा। yes sir, अब सुनिएगा, इसके सरफेस पर सर आयोडाइड आयन एडसॉर्ब होगा। अब ये रहा आपका कोलॉइडल सॉल्यूशंस। पेप्टाइजेशन आप लोगों ने पढ़ा होगा, देखिएगा, I माइनस, I माइनस, I माइनस, I माइनस, I माइनस, I माइनस एंड I माइनस। क्या इसके सरफेस पर कॉमन आयन अगर आयोडाइड था तो सर आयोडाइड एडसॉर्ब हो गया है। अब बताइए ये कौन सा पार्टिकल बन गया सर, निगेटिवली चार्ज सॉल्ट। कौन सा बन गया बताइए, negatively Negatively charged salt, बताइए, यहां तक सबको समझ में आ गया। yes sir, चलिए, तो निगेटिवली बन गया। अब आपसे यही कहता हूं कि सर देखिए ना, यहां पर हम क्या ऐड कर रहे हैं इसमें, AgNO3, AgNO3। अब बताओ इसके सरफेस पर कौन एडसॉर्ब होगा, Ag होगा, बताइए। इन दोनों में चेक करो, AgI और AgNO3 कौन कॉमन आ रहा है, सिल्वर कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा। सिल्वर ही आ रहा है, सुन रहे हो सबके सब, हेलो। yes यस सर। sir, तो बोलो यार, मेरी तरफ बुढ़े नहीं हो गए तो।
चलो आ जाओ देखो। अब हुआ क्या बताइए, ये Ag प्लस ये आयनिक कंपाउंड है NO3 माइनस। बताइए Ag प्लस इसके सरफेस पर क्या हो जाएगा सर? Adsorb. एडजॉर्ब हो जाएगा। तो यहां से आपका आ रहा है I माइनस, यहां से आ रहा है आपको Ag प्लस। अब सुनिएगा देखिएगा सर, ये AgI माइनस और ये इसका सरफेस है, और इसके ऊपर सर पॉजिटिवली आयन सिल्वर जो है एडजॉर्ब हो गया। बताओ। Yes, डन sir. गाइस, क्लियर? अब बताइए ये Yes, sir. कौन सा कोलॉइडल सॉल्यूशन बना है? Positively charged soul. Positively charged. Yes, sir. पॉजिटिवली चार्ज सॉल्व मतलब कोलॉइडल सॉल्यूशन। अब बताइए एक ही प्रेसिपिटेट है, लेकिन हमने दो अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट ऐड किया, तो अलग अलग कॉमन आयन डाला, तो अलग अलग कोलॉइडल सॉल्यूशन बना। एक बार नेगेटिवली चार्ज बन गया, एक बार पॉजिटिवली चार्ज बन गया। दो अलग अलग बने कि नहीं बने? Yes, sir. समझ गया ना? अब बताइए यहाँ पे जो आपने KI ऐड किया था, कौन सा इलेक्ट्रोलाइट ऐड किया था बताइए? Ki. बताओ, ये जो KI आप ऐड किए हो ना, इसको आप लोग क्या बोलते हो? याद आया कुछ? पेप्टाइजिंग एजेंट। क्या बोल देते हो बताओ? Peptizing agent. बताओ AgNO3 का क्या बोलोगे आप लोग? Peptizing agent. चलो दोस्त, आई होप इतना क्लियर हो गया। ग्रेट, बढ़िया है। अब वो कह रहा है हम अगर इजाजत हो तो, अब बताइए अगर कहीं भी आपको कॉमन आयन दिखेगा तो एडजॉर्ब करवा दोगे मजे से एकदम? Yes, sir. Yes, sir. चलिए देखिए, इसके कुछ स्टेटमेंट्स है जो ऊपर मैंने लिख रखा है, तो उसको भी बता ही देता हूँ। देखिएगा यहाँ पर, व्हेन टू और मोर आयन आर प्रेजेंट इन डिस्पर्जन मीडियम, कहाँ प्रेजेंट होगा बताइए? कोलॉइडल सॉल्यूशन में। तो क्या होगा? प्रेफरेंशियल एडसॉर्प्शन ऑफ द आयन कॉमन टू बी कोलॉइडल पार्टिकल्स यूजुअली टेक प्लेस। जो कॉमन होगा वही उसके सरफेस पर टेक प्लेस होगा, यानी एडसॉर्ब होगा। यही प्रेफरेंशियल एडसॉर्प्शन ऑफ आयन है। चलिए एक चीज और इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर साथ में ही आप लोगों को समझा देता हूँ, ज्यादा सही रहेगा। सो बेसिकली आ जाइए यहाँ पे देखिएगा। बताइए क्या इसके ऊपर एक निगेटिवली चार्ज लेयर बन रही है कि नहीं बन रही है? Yes, बन रही sir. है। बताइए, ये एक लेयर बन गई है, निगेटिवली चार्ज लेयर। अब आ जाइए, बताइए क्या यहाँ पर भी एक चार्ज की लेयर बन रही है कि नहीं बन रही? बन रही है प्रोबेबिलिटी। तो आप लोग बोलोगे फिक्स्ड लेयर। क्या बोलोगे बताइए? Fixed layer. चलिए बहुत बढ़िया, ग्रेट। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिएगा FeCl3 is added to the excess of hot water and positively charged salt and ferric hydroxide वगैरह वगैरह वगैरह। पेप्टाइजेशन का ये जो हमने पढ़ चुके हैं, एक बार और रिवीजन करते हैं। बताइएगा, मैं सेम एक बार और इसको प्रैक्टिस करते हैं, थोड़ा स्पीड अप करूंगा, आप लोग समझ जाइएगा। देखो सर, हमने कहा कि हमारे पास था FeCl3 और आपने वाटर के साथ रिएक्शन कराया है, तो आपको क्या मिला बताइए? FeOH थ्रायस हाइड्रोक्साइड एंड HCl। क्या मिला बताइए? 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ HCl। बताइए ये फेरिक हाइड्रोक्साइड का आपको क्या मिल रहा है? प्रेसिपिटेट मिल रहा है। और मैंने कहा कि देखो सर, ये जो आपका था FeOH थ्रायस, एक बार क्या है बताइए? ये प्रेसिपिटेट है। क्या है? Precipitate. इसमें आपने, ध्यान से सुनिएगा, आपने इसमें एक इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर दिया हुआ है FeCl3। आप ऐड नहीं करोगे ना, तो भी देखो यहाँ पे FeCl3 है कि नहीं? Yes, sir. वो क्या बनाएगा बताइए? सॉल्व। क्या बनाएगा? Soul. और समझ गया ना? लेकिन आपने उतना ही डाला, मान लीजिए FeCl3 में एकदम उतना ही डाला कि इतना पानी डाल दिया कि वो क्या बन गया है? क्या बन गया है बताइए? सारा का सारा पीपीटी बन गया है। तो उसके सरफेस पे कुछ एडजॉर्ब ही नहीं हो रहा, तो ये कोलॉइडल कहाँ से बनेगा? तो आपको एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ेगा। तो बताइए FeCl3 कैसा काम करेगा? पेप्टाइजिंग एजेंट। Yes, sir. पेप्टाइजिंग एजेंट आप लोग समझ जाइएगा।
हमने कहा बताइए इस पे इसके सरफेस पर कौन एड्सॉर्ब होगा, कोई बताएगा मुझे? आयरन, आयरन होगा, आयरन। कॉमन कौन आ रहा है ये देखिए, आयरन। बताइए। अगर अब आप सोच के बताओ इस पे चार्ज क्या होगा, आयरन एड्सॉर्ब हो रहा है तो आयरन पे कौन सा चार्ज होगा? पॉजिटिवली चार्ज सोल बनेगी। डन गाइस, क्लियर? यस सर। Yes, sir. तो क्या मैं प्लस कर दूं, आप लोग समझ जाओगे क्या? टाइम बचाऊं? Yes, sir. यस सर। बताओ ये कौन सा हो गया, पॉजिटिव चार्ज Actively सॉल्व। charged सोल। wall. अब बताइएगा मैंने इसमें NaOH के साथ हीट कर रहा हूँ, बताइए ये भी पेप्टाइजिंग एजेंट है, क्या मिलेगा आपको बताइए? OH आ जाएगा, इधर फिर नेगेटिवली चार्ज सोल बनेगी। OH आ बनेगा कि जाएगा। नहीं बनेगा? यस सर। अब ये OH माइनस OH माइनस OH माइनस, अब ये बताइए कौन सा, नेगेटिव चार्ज सॉल्व। तो बताइए अब आप लोगों को क्लियर हो गया कि प्रेफरेंशियल एडसॉर्प्शन क्या हो रहा है। हम चाहे तो पेप्टाइजिंग एजेंट बदल के कोरोइडल सॉल्यूशंस का हम लोग क्या बदल सकते हैं बताइए, चार्ज बदल सकते हैं। अब आप सोचो मेरे साथ एक दिमाग लगाओ, बड़ी स्मार्ट तरीके से दिमाग लगाओ। मैं आपसे ये कहता हूं कि देखो सर, प्रेफरेंशियल एडसॉर्प्शन सबको समझ में आ गया है? यस सर। Yes, sir. चलिए आ जाइए। अब मैंने कहा कि देखो सर हम बड़े स्मार्ट थे, हमने यहां पर बनाया पॉजिटिवली चार्ज सॉल्व, नीचे बनाया हमने नेगेटिवली निगेटिव चार्ज सॉल्व। सोल। अब आप सोचो, मैं स्मार्ट हूं, मैं ये कह रहा हूं ना कि देखो सर हम इसमें ना कहीं से ना क्या ऐड कर देते हैं बताइए, KCl ऐड कर देते हैं। क्या ऐड कर देते हैं बताइए? KCl। बताओ ये KCl साहब क्या करेंगे, Cl माइनस प्लस K प्लस देगा कि नहीं देगा, सोचो सोचो। यस सर। अगर मैं यहाँ 3 कर दूं तो ये तीन मिलेगा। यस सर। बताओ ये क्या कर रहा है, इसके साथ आकर के कंबाइन हो रहा है। अब ये Fe से कनेक्ट कंबाइन करके किस में कन्वर्ट हो जा रहा है बताइए, FeCl3। मतलब कोई ऐसा इलेक्ट्रोलाइट मैं यहाँ पर ऐड कर दूं कि इस FeCl3 को क्या कर दे वो बताइए, न्यूट्रलाइज कर रिप्लेस। दे। क्या न्यूट्रलाइज कर दे? चाहे मैं यहाँ पे Br ऐड कर देता हूँ, KBr। ये थोड़े एक्चुअली FeCl3 हमने ऐड किया तो कॉमन आयन में ही आ रहा है तो और एड्सॉर्प्शन होगा। हाँ, हमने क्या ऐड कर दिया वो बताइए, KBr। और यहाँ से क्या हो जाएगा कि भाई Br आई माइनस मिलेगा, बहुत सारा Br माइनस इससे एड्सॉर्ब होगा, फिर यहाँ से Br, फिर सारे से Br एड्सॉर्ब करके बताइए ये FeBr FeBr FeBr। बताइए KBr हमने इलेक्ट्रोलाइट ऐड किया हुआ है, जितने भी आयरन एड्सॉर्ब थे सरफेस पर FeBr बन के निकल गए कि नहीं निकल गए? निकल गए। तो बताओ क्या यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज कुछ बचा हुआ है, सारे के सारे तो हट गए इलेक्ट्रोलाइट जैसे हमने KBr ऐड किया। तो बताइए क्या इसका कोलाइडल सॉल्यूशन डिस्टर्ब हो गया कि नहीं हो गया? यस हो सर। गया सर। तो हम किसी भी इलेक्ट्रोलाइट, कोई भी कोलॉइडल सॉल्यूशंस है उसमें हम इलेक्ट्रोलाइट ऐड करके उसको डिस्टर्ब कर सकते हैं, उसके कोलॉइडल सॉल्यूशंस को हम लोग डिस्टर्ब कर सकते हैं। बताइए यहाँ पर OH दिया हुआ है, कहीं से मैं इसमें एसिड ऐड कर दूं, क्या ऐड कर दूं बताइए? एसिड। इलेक्ट्रोलाइट है HCl, ऐड कर दूंगा तो बताइए ये Cl माइनस, ये H प्लस इसके साथ कंबाइन करेगा, बहुत सारे H प्लस होंगे इसके साथ, ये H प्लस इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ। बताइए सारा OH को हटा देगा और निकाल देगा पानी। बताइए सिर्फ OH क्या बच जाएगा? FeOH3। बताइए कोलॉइडल सॉल्यूशन गायब हो गया दोनों जगह। यस सर। तो बताइए कोलॉइडल सॉल्यूशंस को आप क्या कर सकते हो कि भाई इलेक्ट्रोलाइट ऐड करके कोलॉइडल सॉल्यूशंस को आप डिस्टर्ब कर सकते हो, गायब कर सकते हो। समझ गए ना आप लोग? तो आप बना यस भी सर। सकते हो, इसको बिगाड़ भी सकते हो, इसको कोएगुलेट करोगे। अब आप सोचो कि यहाँ पर देखिएगा एक FeOH थ्राइस, यहाँ पे यहाँ पे सॉरी हाँ FeOH, यहाँ से भी तो FeOH निकल के आएगा। तो हम ऊपर वाले की बात नहीं कर रहे, नीचे की बात कर रहे हैं कि यहाँ पर एक FeOH थ्राइस है, एक और FeOH थ्राइस है, एक और थ्राइस है, एक और थ्राइस है, एक और थ्राइस है। ऐसे ही FeOH क्या करेंगे बताइए, अब तो न्यूट्रल है ना,
बताइए यहाँ पे क्या था इसके पास, कोलाइडल सॉल्यूशंस के पास कौन सा चार्ज था, बताइए निगेटिव चार्ज था कि नहीं था। Yes, sir. बताइए एक और मैं FeOH थ्रायस बना रहा हूं और इसके ऊपर कौन सा चार्ज है, बताइए नेगेटिव चार्ज। Negative. अब बताओ निगेटिव निगेटिव ये दोनों आएंगे तो क्या इनके बीच में कौन सा फोर्स लगेगा, बताओ बताओ Repulsion. बताओ। ये दोनों कोलाइडल सॉल्यूशन एक साथ मर्ज नहीं होंगे ताकि सस्पेंशन रेंज में आए। जब मर्ज होंगे तो क्या हो जाएंगे, 4-5 मॉलिक्यूल्स मर्ज हो गए और कौन सी रेंज में आ गए, सस्पेंशन में। उस पे ग्रेविटी काम करेगी, वो सेटल हो जाएगा और कोलाइडल सॉल्यूशन आपका डिस्टर्ब हो जाएगा। लेकिन बताइए यहाँ पर जब सेम चार्ज है दोनों के बीच में, क्या है बताइए, इस पे भी नेगेटिव और इस पे भी नेगेटिव, तो रिपल करेगा तो सारे के अलग अलग रहेंगे, स्टेबल रहेगा कोलाइडल सॉल्यूशन। तो इसी चार्ज को किसी तरह से हम हटा दें तो क्या बन जाएगा, ये बताइए आप लोग, कोलॉइडल सॉल्यूशन से हट जाएगा। अब देखिए एक FeOH थ्रायस, एक और FeOH, और ये वॉन डेर वाल से कनेक्ट करके ऐसी रेंज में चले जाएंगे, जिसकी कौन सी रेंज में चले जाएंगे बताइए, सस्पेंशन रेंज में, और उस पर ग्रेविटी काम करेगी, वो नीचे सेटल हो जाएगा, कोलॉइडल आपका खत्म हो गया सॉल्यूशन। समझ गया ना। तो हम डिस्टर्ब Yes, कर sir. सकते हैं, डिस्टर्ब कर सकते हैं कोलॉइडल सॉल्यूशंस बाय एडिंग इलेक्ट्रोलाइट्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिकल डबल लेयर की। किसकी बात करेंगे बताइए। Electrical double layer. चलिए बढ़िया है। यहाँ पे देखते हैं, ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। इलेक्ट्रिकल डबल लेयर क्या कहती है, हमारे पास टाइम तो बचा है क्योंकि कोऑर्डिनेशंस भी पढ़ना है। देखिए हम कौन सा एग्जांपल ले रहे हैं, FeCl3OH जो था ना, हम वही ले रहे हैं। ठीक है, आ जाइए, ताकि उस एग्जांपल से हमें क्लियरली सारी चीजें समझ में आए। और इसको हम को रिलेट करेंगे, क्या करेंगे बताइए, को रिलेट करेंगे। बताइए हमने कहा कि देखो सर, सब सुन रहे हो आप लोग, थोड़ी एनर्जी कम लग रही है, या तो समझ में नहीं आ Yes, रहा है, या sir. फिर कितने लोग हैं अभी, नंबर्स कम हो गए होंगे ऑफकोर्स, 14 लोग हैं, 13। नंबर क्यों कम हो गया आज। आज पता नहीं सर। स्टार्टिंग से ही कम था। ठीक है, जिनको पढ़ना है पढ़े। देखिएगा FeCl3 और FeCl3 वाला नहीं, हम AgNO3 प्लस क्या था हमारे पास, Ki, और हमने रिएक्ट करवाया, तो बताइए यहाँ पर मिला आपको AgIPPT प्लस क्या मिला बताइए, KNO3। बताइए K प्लस NO3 माइनस, सॉल्यूशन में होगा, Yes, sir. क्योंकि एक ही बीकर में रिएक्शन होती है, ये भी बचा होगा। हुआ क्या, सुनिएगा, यहाँ पर ये रहा सर AgI, और ये तो आपका प्रेसिपिटेट है। एक बात बताइए, क्या सॉल्यूशन में सिल्वर होगा कि नहीं होगा, ये वाला AgNO3, सोचो आप लोग, Yes, sir. होगा. समझ रहे हो आप लोग, हेलो हेलो। Yes, sir. Yes, sir. अब देखिएगा यहां से क्या मिलेगा आपको, Ag प्लस कॉमन आयन एड्सॉर्प्शन होगा, कॉमन आयन एड्सॉर्प्शन, Yes, sir. ये Ag प्लस, ये आपका क्या हो गया Ag प्लस, ये Ag प्लस, ये Ag प्लस, ये Ag प्लस, और ये Ag प्लस। देखिएगा यहाँ पे एक लेयर बन रही है, कौन सी लेयर बन रही है ये बताइए, फर्स्ट लेयर, कौन Positively सी, charged soul. इसको हमने बोल दिया सर, नाम दिया था इसको, क्या नाम दिया था, कोई बताएगा मुझे, Fixed layer. फिक्स्ड लेयर। बढ़िया है। देखिएगा अब यहाँ पे आ जाइए, इस वाले डायग्राम में इधर आप लोग देखोगे, बताइए ये क्या है आपका, सॉरी हमने थोड़ा सा गलत ले रखा हुआ है, ये आपका AgI है। तो बताइए अगर ये AgI था, मतलब इसका उल्टा हो गया। देखिएगा ये जो पहली लेयर है, बताइए ये जो पहली लेयर है यहाँ पे नेगेटिव चार्ज की है कि ना, किसकी Yes, है sir. बताइए, निगेटिव चार्ज की, और हमारे वाले पॉजिटिव है। तो यहाँ पे देखिएगा जो पहली लेयर है ना, नेगेटिव चार्ज, सरफेस चार्ज नेगेटिव है, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलेंगे फिक्स्ड लेयर, ये हमारी फर्स्ट लेयर है।
डन गाइस। अब हुआ क्या बताइए, इस सॉल्यूशन में अगर आपने देखा Ag प्लस है तो क्या ये KNO3 प्लस तो यहाँ पर होगा, सॉरी NO3 प्लस होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. सोचो होगा कि नहीं होगा? होगा sir. सर। अब ये NO3 प्लस जो साहब है ना, ये भी क्या करेगा बताइए, इस प्लस को काउंटर बैलेंस करेगा, इस चार्ज को कोई तो बैलेंस करने वाला चाहिए। तो अब क्या होगा बताइए, इसके ऊपर जो है NO3 माइनस आ जाएगा। क्या करेगा बताइए, NO3 माइनस एडजॉर्ब हो जाएगा। डन गाइस, इतना क्लियर हो गया? Yes, Yes, sir. sir. अब बताओ, ये जो लेयर बन रही है, ये वाली लेयर, इसको आप लोग क्या बोलोगे बताइए? Negatively charged soul. समझ में आ रही है बात? ये निगेटिवली चार्ज लेयर है, ये सिर्फ उसके काउंटर को मतलब काउंटर बैलेंस कर रही है ये। तो अब आप कहोगे कि देखो सर, ये वाली जो लेयर थी, पहली वाली तो फिक्स्ड लेयर थी, उसको हम लोग हटा नहीं सकते हैं, लेकिन ये क्या है, मेरा डिस्पर्स लेयर है। कौन सी लेयर है बताइए? इसको आप लोग हटा भी सकते हो, चाहे आप इसको बोल सकते हो डिफ्यूज लेयर। इसका क्या नाम है बताइए? डिफ्यूज। Layer. डन गाइस, क्लियर हो गया? Yes, sir. Yes, sir. अब इसके बाद देखिएगा, एक पॉजिटिव था, एक नेगेटिव था। अब दूरी बढ़ रही है, एजी आई से क्या हो रही है, डिस्टेंस बढ़ रही है। तो इसके बाद एक और लेयर बनेगी। देखिए यहाँ पे नेगेटिव, अब आप ध्यान से सोचिएगा कि भाई इसमें मैं एक चीज बताने की कोशिश करूंगा। बताइए यहाँ पर क्या है आपका, नेगेटिव चार्ज। बताइए इसके अंदर क्या है आपका, Positive Positive charge. charge. अब एक और लेयर बनेगी और इन दोनों को काउंटर बैलेंस करेगी। तो इसमें क्या होगा बताइए, आपका Ag प्लस भी होगा, हो सकता है इसमें K प्लस भी सॉल्यूशन में रहे तो वो भी आ जाएगा। यहाँ पर NO3 माइनस भी बैलेंस करा होगा, फिर यहाँ पे देखोगे K प्लस भी होगा, Ag प्लस होगा, Ag प्लस, इसी लेयर में क्या हो जाएगा, NO3 माइनस, क्योंकि अंदर वाले को ये बैलेंस कर रहा होगा तो बाहर वाले को ये बैलेंस कर रहा होगा। समझ रहे हो ना आप लोग? Yes, Yes, sir. sir. NO3 माइनस तो ये Ag प्लस को बैलेंस कर रहा है, तो यहाँ पर अगर K प्लस है तो इस वाले को बैलेंस कर रहा है। तो अब बताइए इसमें क्या है, पूरा मतलब सारे के सारे मॉलिक्यूल से पॉजिटिव नेगेटिव दोनों फैला हुआ है। अब बेसिकली अब बात करेंगे यहाँ पर कि आपसे एक चीज पूछूंगा, देखिएगा क्या पोटेंशियल डिफरेंस, क्या चार्ज ड्यू टू चार्ज डिफरेंस की वजह से आता है कि नहीं आता है? आता है। बताइए आप लोग, किसकी वजह से पोटेंशियल डिफरेंस आता है? चार्ज डिफरेंस की वजह से। ठीक है, तो पोटेंशियल, ऐसा डिफरेंस तो नहीं बोलना चाहिए था, पोटेंशियल जनरेट होता है ड्यू टू चार्ज डिफरेंस की वजह से। बताइएगा ये वाली जो लेयर है यहाँ पे देखिएगा रेड वाले, ये पॉजिटिवली चार्ज है, तो ये वाली कौन सी चार्ज है बताइए, नेगेटिवली नेगेटिवली। चार्ज। बताइए पॉजिटिव नेगेटिव, फर्स्ट लेयर और डिफ्यूज लेयर के बीच में, सॉरी फिक्स्ड लेयर और डिफ्यूज लेयर के बीच में चार्ज डिफरेंस की वजह से एक पोटेंशियल जनरेट होता है, उसको आप लोग क्या बोल देते हो बताइए, जीटा पोटेंशियल। इसके से डिनोट करते हैं बताइए, Zeta जीटा, potential. जीटा पोटेंशियल। डन, ग्रेट, इसको हम लोग जीटा पोटेंशियल बोलेंगे। और फिर हो क्या रहा है, या फिर इसका एक और नाम रख दो आप लोग, इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल। काइनेटिक पोटेंशियल, और इसको इसको हम लोग जीटा बोलते हैं। क्या बोलते थे बताइए इसको, जीटा बोलते हैं। जीटा। आ जाइए यहाँ पे देखिएगा, इन्होंने कहा कि देखो सर एक काम करो, थोड़ा ग्राफ वगैरह की बातें कर लो। तो देखिएगा ये वाई एक्सिस पर ना पोटेंशियल डिफरेंस है। बताइए क्या है वाई एक्सिस पर, इनका पोटेंशियल है। एक बात बताइएगा, ये जो सिल्वर था इसके सरफेस पर बहुत सारा कंसंट्रेटेड नेगेटिव चार्ज है कि नहीं बताइए? यस सर। ठीक है, डन गाइस। तो अब देखिएगा ये जो पहली लेयर है नेगेटिव वाली, उसमें चार्ज बहुत ज्यादा है, नेगेटिव वाली। तो देखिए यहाँ पर नेगेटिव चार्ज बहुत ज्यादा है,
फिर इन्होंने कहा पोटेंशियल ज्यादा है, फिर एक लेयर में आगे बढ़ गया, तो देखिएगा ये जो लेयर है डिस्टेंस बढ़ा तो चार्ज कम हुआ कि नहीं हुआ, बताइए। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो फर्स्ट और सेकंड लेयर के बीच में चार्ज थोड़ा सा कम हो गया है, और जैसे ही मैं आगे बढ़ रहा हूं तो देख रहा हूं कि डिस्टेंस बढ़ रही है, तो मेरी चार्ज कम हो रही है, और फिर मैं आगे और बढ़ता जाऊंगा, इधर भी कुछ आयंस होंगे, इधर भी आयंस होंगे, तो अब जैसे ही जैसे मैं सरफेस से दूर बढ़ूंगा तो आपका चार्ज कम होगा। तो देखिएगा डिस्टेंस फ्रॉम द पार्टिकल सरफेस, तो बढ़ने पर आपका क्या हो रहा है, ऐसा ग्राफ जा रहा है, चार्ज भी इसका कम हो रहा है। पोटेंशियल डिफरेंस आपका देख रहे हो कैसे कम हो रहा है, क्योंकि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या हो रहा है, घट रहा है। चलिए बढ़िया है, आप लोगों को दो चीजें समझ में आ गई होगी भैया, पहला क्या होता है फिक्स्ड लेयर, दूसरा होती है डिफ्यूज लेयर, और उन दोनों के बीच में जब ड्यू टू डिफरेंस चार्ज की वजह से एक पोटेंशियल क्रिएट होता है, तो हम लोग उसको क्या बोल देते हैं, जीटा Zeta पोटेंशियल। potential. डन गाइस, और उसका sir. फॉर्मूला होता है, एक चीज मैं लिखवा देता हूँ मेरे पास है, याद रखने के लिए बस, जीटा पोटेंशियल है उसको आप लोग कैसे डिनोट करोगे, फॉर्मूला है, लिख लीजिए इसको, ये है जीटा इक्वल टू 4 पाई, इसको आप लोग न्यू बोलते हो, ठीक है, इंटू यू अपॉन डी। ये जीटा पोटेंशियल का क्या है बताइए, फॉर्मूला है। यहाँ पर जो न्यू है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, न्यू क्या बताइए, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, तो डी यहाँ पर जो है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और यहाँ पे बच गया है U, तो उसको भी लिख लीजिए, U इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स। कौन सी वेलोसिटी से वो पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं। क्या ये डबल लेयर थियरी समझ में आ गई? Yes, sir. Yes, चलिए sir. बढ़िया बढ़िया। एक चीज और याद रखिएगा, देखिएगा कि आपका फर्स्ट लेयर, सॉरी फिक्स्ड लेयर और एक दूसरी डिफ्यूज लेयर थी ना, उसके बाद एक लेयर इधर दिख रही है आप लोगों को, येलो कलर की दिखा रहा हूं मैं, ठीक है, इसको हम लोग कभी कभार ये लोग स्ट्रॉन्ग लेयर भी बोलते हैं, तो खैर ठीक है, इधर रहने दो, बाकी आगे बढ़ने की जरूरत नहीं। अब बात आती है कोएगुलेशंस की, किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? Coagulation. थक गए हो, अरेंज करना चाहते हो या फिर कंटिन्यू करें? 8-10, कंटिन्यू करो सर। क्योंकि 12 से 15 मिनट में हो जाएगा ये। Yes, sir. Continue. चलो बढ़िया, ग्रेट। कोएगुलेशन होता क्या है पहले मैं समझा देता हूँ। देखो भाई, कोएगुलेशन का मतलब ऐसे ना कि मान लीजिए कि आप लोगों ने कभी देखा है कि कभी बारिश वगैरह होता है, और आप लोग कभी मान लीजिए कीचड़ वगैरह, कभी खेत वगैरह में गए और उसमें पानी इकट्ठा हो गया, शुरू में बारिश हुआ है, कुछ आदमियों ने उसमें जाए और थोड़ा बहुत ऐसे मतलब उसको पानी गंदा होता है, पूरा गंदा होता है, तो बताइए सारे के सारे पानी गंदा होता है तो साफ दिखाई देता है क्या आप लोगों को? No, नहीं sir. सर। लेकिन 3-4 दिन बाद क्या हो जाता है बताइए, सारी मिट्टी नीचे सेटल हो जाती है, और वो पानी क्या हो जाता है बताइए, बिल्कुल साफ हो जाता है। साफ। बिल्कुल नहीं, मतलब बहुत हद तक साफ हो जाता है, आप देख सकते हो अंदर तक। तो वहां पे क्या हो जाता है बताइए, सेडिमेंटेशन हो जाता है, जितने भी हैवी पार्टिकल्स होते हैं कोलाइडल सॉल्यूशंस के, वो सारे के सारे सस्पेंशन में धीरे धीरे कोएगुलेट, छोटा पार्टिकल्स क्या हो गया, कंबाइन किया, एक छोटे से तो थोड़ा बड़ा हो गया, अभी अभी भी कोलाइडल रेंज में, ग्रेविटी उस पर काम नहीं कर रही है। फिर डस्ट पार्टिकल से जो भी वो था, पानी में जो भी पार्टिकल्स थे जो कि फैले हुए थे, दिखाई नहीं दे रहा था कीचड़ जैसा, वो क्या हो गया, दूसरे से कंबाइन किए, पार्टिकल साइज बढ़ गई, तीसरे से कंबाइन किया, बढ़ गई, जैसे सस्पेंशन रेंज में वो धीरे से क्या हो गया, सेटल हो गया। बताओ वो जो कीचड़ वाला पानी होता है, क्या उसको कोई छाननी लेके, फिल्टर लेके कोई साफ करता है क्या? कोई नहीं No, करता। sir.
अब होता क्या है, जिगजैग मोशन हो रहा है, जिगजैग मोशन हो रहा है, ब्राउनियन मोशन हो रहा है, और दो कोलॉइडल रेंज के पार्टिकल है जो कीचड़ वाले पार्टिकल थे, कंबाइन हुए, तीसरा कंबाइन हुआ, चौथा कंबाइन हुआ ब्राउनियन मोशन के थ्रू, और फिर सेटल हो जाएंगे। जैसे सस्पेंशन रेंज में सेटल हो गया, ये 4-5 दिन में प्रोसेस क्या हो जाता है, सेटल हो जाता है। एक टाइम ऐसा आता है कि पानी पूरा तो साफ नहीं होता, लेकिन बहुत हद तक साफ दिखाई देता है। तो बताइए सेटल, यहाँ पे कोएगुलेशन या प्रेसिपिटेशन का मतलब क्या है, कि जो हमारे पास पार्टिकल्स है उन पे ग्रेविटी काम नहीं कर रही। बताइए क्या उन पे ग्रेविटी, काम नहीं कर रही है। मतलब अगर ग्रेविटी काम नहीं कर रही है दोस्त, तो क्या वो सेटल होगा नीचे? नहीं सर, नहीं सर। प्रेसिपिटेट होगा ही नहीं। प्रेसिपिटेट का मतलब कि भैया जितने भी पार्टिकल है वो नीचे सेटल डाउन हो जाए। क्या हो जाए बताइए? सॉलिड बन के नीचे सेटल हो सेटल जाए। सेटल डाउन। डाउन हो जाए। लेकिन भाई अगर ग्रेविटी कोलॉइडल रेंज में है तो ग्रेविटी काम करेगी ही नहीं और वो सेटल होगा ही नहीं। तो उसके लिए इन्होंने बोला कोएगुलेशन या प्रेसिपिटेशन का मतलब कि भाई बहुत सारे मॉलिक्यूल्स क्या होंगे जो कोलॉइडल रेंज में है वो कंबाइन करेंगे, एक दूसरे से एग्रीगेट करेंगे। एग्रीगेट का मतलब क्या हो जाता है बताइए? जुड़ना। एग्रीगेट लिखिए यहाँ पर, एग्रीगेट का मतलब क्या होता है? कंबाइन होना। कॉम्बिनेशन ऑफ मेनी मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल बोल सकते हो, ठीक है? कॉम्बिनेशन ऑफ मेनी पार्टिकल टू कम्स इन सस्पेंशन रेंज। अब बताइए जैसे ही सस्पेंशन रेंज में आएगा तो ग्रेविटी की इन्फ्लुएंस में क्या हो जाएगा? नीचे सेटल हो जाएगा। और यही हमारा प्रोसेस है। क्या है बताइए? कोएगुलेशन या कोएगुलेशन या प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन। हुआ क्या कि भाई हम कोएगुलेशन किसका करवा रहे हैं, प्रेसिपिटेशन किसका करवा रहे हैं? तो बताइए हमारा कोलॉइडल सॉल्यूशन का चैप्टर है, तो हम कोलॉइडल सस्पेंशन, सॉरी कोलॉइडल पार्टिकल्स का ही हम करवाएंगे। समझ में आ रही है बात? लेकिन अब मैं आप लोगों से कई चीजें पूछना चाहता हूँ, सुनिएगा, देखिएगा। कोएगुलेशन मुझे करवाना है तो मैं ये कहूंगा कि देखो सर मेरे पास एक FeCl3 का, सॉरी सॉरी FeCl3 नहीं होगा, FeOH थ्रायस का एक क्या है बताइए? निगेटिवली सॉल्व है। क्या है बताइए? नेगेटिवली चार्ज्ड सोल। अब बताइए क्या OH माइनस होगा? बाकी मैं समझा रहा हूँ। अब बताइए ये OH है कि नहीं? यस सर। हेलो हेलो बाकी लोग, यस Yes, sir. सर। देखिएगा मैंने कहा सर एक और OH है, क्योंकि अब कोलॉइडल पार्टिकल है तो बहुत सारे बिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, इस पे भी निगेटिव है। और एक OH मैं दिखा देता हूँ, और भी यहाँ पर बहुत सारे OH थ्रायस जो है ऐसे मॉलिक्यूल्स होंगे जिन पे नेगेटिव चार्ज है। अब बताओ हमारा कोएगुलेशन प्रोसेस क्या बोलता है कि सर ये अगर ये कोलॉइडल सॉल्यूशन है तो अब बताइएगा कि अगर ये क्या कर दे, कोलॉइडल सॉल्यूशन है, क्या कर दे? सस्पेंशन रेंज में आ जाए। कौन से रेंज में आ जाए बताइए? सस्पेंशन रेंज। तभी तो ये नीचे सेटल हो जाएगा सॉलिड के फॉर्म में ऐसे कहीं। Yes, sir. अगर कोलॉइडल सॉल्यूशन में तो ग्रेविटी काम ही नहीं करेगी, कोएगुलेशन एग्रीगेट बनेगा ही नहीं। क्या इंपॉर्टेंट है? पहले एग्रीगेशन होगा और फिर कोएगुलेशन होगा, सेटलमेंट नीचे होगा। सोचो इसका क्या एग्रीगेशन हो सकता है क्या? सारे पार्टिकल्स पर कौन सा चार्ज है बताइए? निगेटिव चार्ज। यस Yes, सर। अब बताओ सारे पे निगेटिव है, एक दूसरे के पास आएंगे तो क्या रिपल करके दूर चले जाएंगे फटाक से? दूर चले जाएंगे फटाक यस से। सर। बताओ दोस्तों समझ में आ गया? जैसे यस Yes, ही sir. क्या सर। होगा कि ये पास आएंगे, इन पे निगेटिव चार्ज है, फटाक से दूर चले जाएंगे। अब बताओ जब दूर गए तो कोलाइडल के कोलाइडल में ही रह गए, इनका तो एग्रीगेट बन ही नहीं पा रहा। तो क्या ये स्टेबल कोलाइडल सॉल्यूशन है कि नहीं? यस सर। क्योंकि डिस्टर्ब नहीं हो रहा है। अब हमने कहा कि देखो सर एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट क्या कर रहे हैं बताइए? एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट।
हमने सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट का एडिशन कराया। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ सर OH है, क्या बताइए, OH, क्या है बताइए, OH। हमने कहा सर एक काम करते हैं, OH है ना तो इसमें ना एसिड ऐड कर देते हैं, क्या ऐड कर देते हैं बताइए, HCl ऐड कर देते हैं। देखिए HCl ऐड करेंगे तो यहाँ से निकल के आएगा आपको H+ और ये H+ OH से कंबाइन करेगा, यहाँ पे OH है इससे कंबाइन करेगा, OH है यहाँ से कंबाइन करेगा। बताइए इससे इससे जितने मॉलिक्यूल्स हैं सारे के OH से कंबाइन कर देगा और बताइए क्या निकाल देगा, H2O. बताओ। हमने एक इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर दिया, अब ये जो FeOH थ्रायस था अब सिर्फ क्या बच गया बताइए, OH थ्रायस मॉलिक्यूल सिर्फ बच गया कि नहीं बच गया। Yes, sir. Sir. जितने भी मॉलिक्यूल्स है उनसे OH की लेयर हट गई, चार्ज वाली लेयर हट गई कि नहीं हट गई बताइए आप। Yes, sir. अब क्या होगा, इनके बीच में क्या होगा, वॉन डर वाल फोर्स लगेगा, ये तीनों क्या कर जाएंगे, कंबाइन कर जाएंगे और ये किसकी सस्पेंशन रेंज में आ गए, कौन से रेंज में आ गए बताइए, Suspension range. Range. अब ये नीचे क्या हो जाएंगे, सेटल हो जाएंगे। Settle down. अब बताइए क्या ये कोलाइडल सॉल्यूशन रहा क्या, No, sir. Sir. अंडर ग्रेविटी सेटल डाउन। अब जब ये सेटल हो गया सस्पेंशन रेंज में, कोलाइडल सॉल्यूशन आपका गायब, यानी कि इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोल देते हैं, सेटलिंग पार्टिकल्स ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशंस, या कोलाइडल नहीं बोलेंगे, सस्पेंशन पार्टिकल्स प्रोसेस को हम लोग बोल देते हैं कोएगुलेशन या फिर प्रेसिपिटेशन। क्या बोलेंगे बताइए, कोएगुलेशन या फिर Precipitation. Precipitators. अब बताइए, इससे हमने इलेक्ट्रोलाइट डाल करके हमने चार्ज को न्यूट्रलाइज कर दिया, देखिए यहाँ पे न्यूट्रलाइज कर दिया जितने भी OH थे। तो अब क्या हुआ कि अब ये आसानी से सेटल हो गए, वॉन डर वाल फोर्स लगेगा और फिर ये सेटल हो जाएंगे। बताइए हमने इसमें ऐड किया हुआ है, क्या ऐड किया हुआ है बताइए, इलेक्ट्रोलाइट ऐड किया है कि नहीं किया है, Yes, sir. क्या ऐड किया है बताइए, इलेक्ट्रोलाइट। जो Electrolyte. इलेक्ट्रोलाइट ऐड करते हैं उस इलेक्ट्रोलाइट को हम लोग बोल देते हैं फ्लोक्लुएटिंग आयंस। क्या बोल देते हैं बताइए, फ्लोक्लुएटिंग Flocculating आयंस। ion. ये जो एडिशन ऑफ सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट है इसको हम लोग बोल देते हैं फ्लोक्लुएटिंग आयन, फ्लोक्लुएटिंग आयन। डन गाइस, क्लियर। Yes, sir. Yes, sir. पूरी थियरी आई होप समझ में आ गई होगी। मैं ये कहूं, आप लोग ध्यान से सुनिएगा, फ्लो एक्युलेटिंग आयन का मतलब क्या होता है। अगर मैं आपसे ये कहूं कि बताइए फिर यहाँ पर नो हम एक चीज समझते हैं, अगर मैं यहाँ पर क्या ऐड कर दूं बताइए, HCl ऐड कर दूं, क्या ऐड कर दूं बताइए, H, HCl. ठीक है, एक HCl है। दूसरा अगर मैं यहाँ पर ऐड कर दूं कैल्शियम क्लोराइड ऐड कर दूं, तीसरा मैं ऐड कर देता हूं बताइएगा AlCl3 एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड। बताइए यहाँ से एक आयन मिलेगा H+, यहाँ से मिलेगा Ca2+, और यहाँ पर मिलेगा बताइए एल्यूमिनियम 3+। बताइए ये तीन आयन यहाँ पे जाएंगे, बताइए H+ इसे कंबाइन करेगा तो वाटर बनाएगा, और ये कंबाइन करेगा तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, और ये क्या बनाएगा, एल्यूमिनियम ट्राई हाइड्रोक्साइड बनाएगा। बनाएगा कि नहीं बनाएगा, Yes, sir. Yes, sir. डन गाइस, ये क्या बनाएगा आपका, और ये बनाएगा इसे कंबाइन करके वाटर। बताइए H+ इसकी वैलेंसी 1 है, तो क्या एक ही OH को न्यूट्रलाइज करेगा कि नहीं करेगा। Yes, sir. Yes, sir. ये इलेक्ट्रोलाइट हमने ऐड किया हुआ है, कैल्शियम 2 OH आयन को न्यूट्रलाइज करेगा कि नहीं करेगा, Yes, sir. और एल्यूमिनियम कितने को करेगा, 3 ions. In अब बताओ अगर मैं इन सब का कितना ऐड करूं बताइए, 1 मोल, कितना ऐड करूं, 1 mole. 1 mole. 1 मोल HCl, 1 मोल Cl। अब बताइएगा कि अगर 1 मोल HCl ऐड करूंगा तो वो 1 मोल OH को करेगा न्यूट्रलाइज। अगर कैल्शियम को करूंगा तो ये दो OH को, यानी कि 1 मोल ऐड किया है तो 2 मोल को न्यूट्रलाइज करेगा कि नहीं करेगा। Yes, sir. और एल्यूमिनियम जो है
3 OH को न्यूट्रलाइज करेगा। तो अब बताइए ये तीनों इलेक्ट्रोलाइट्स हैं फ्लो एक्यूलेटिंग आयन, फ्लो एक्यूलेटिंग आयंस। बताइए फ्लो एक्यूलेटिंग कैपेबिलिटी यानी न्यूट्रलाइजेशन की कैपेबिलिटी सबसे ज्यादा किसकी होगी? जिसकी वैलेंसी ज्यादा 3 होगी। होगी। तो बताइए एल्यूमिनियम 3+ की फ्लो एक्यूलेटिंग, फिर 2+ एंड देन, हाइड्रोजन। समझ गए आप लोग? यस Yes, सर। sir. और इनकी सेटलमेंट प्रॉपर्टी भी उसी के प्रोपोर्शनल होने वाली है। चलिए कोएगुलेशन या प्रेसिपिटेशन की हम बात करेंगे तो 2-3 मेथड यहाँ पे पॉसिबल है। पहला कोएगुलेशन ऑफ लायोफोबिक कोलाइड कैरिड आउट बाय, पहला इलेक्ट्रोफोरेसिस। क्या है बताइए? इलेक्ट्रोफोरेसिस। बताइए इलेक्ट्रोफोरेसिस। हमने यू शेप ट्यूब लिया था, यस सर। Yes, sir. यहाँ पर हमने एक इलेक्ट्रोड लगाया था, यस सर। Yes, sir. और बताइए हम लोग बैटरी से कनेक्ट कर रहे थे। यहाँ पे जो मान लीजिए कि हमारे पास क्या था, ये आपका FeOH था और इस पे क्या था, OH- था। अच्छा OH- ना करके मैं क्या कर देता हूँ, Fe3+ कर देता हूँ। बताइए ये कोलॉइडल पार्टिकल्स इसमें डिफ्यूज हो गए अंडर इलेक्ट्रिक फील्ड। बताइए इस पे प्लस चार्ज है तो ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड पे गया तो क्या होगा, न्यूट्रलाइज ही होगा ना। क्या करेगा बताइए, Fe3+ 3 इलेक्ट्रॉन गेन करके किस में कन्वर्ट हो जाएगा बताइए, Fe सॉलिड में। चार्ज खत्म, कोलॉइडल सॉल्यूशन जितने थे न्यूट्रलाइज हो गए, तो अब वो सेटल नहीं हो जाएगा एग्रीगेट बना के। यस सर। इलेक्ट्रोफोरेसिस से भी हम कोएगुलेशन या प्रेसिपिटेशन करा सकते हैं। एंड सेकेंड मेथड बाई बॉइलिंग। क्या बताइए, बाई बॉइलिंग। बॉइलिंग। बॉइलिंग में क्या कर रहे थे वो देखिएगा, यहाँ पे इतने सारे पार्टिकल्स दिख रहे हैं, सारों को क्या कर दो आप, हीट कर दो। क्या कर दो बताइए, हीट कर दो। तो ये जो फर्स्ट डिफ्यूज लेयर बनी है, फर्स्ट लेयर बनी है ना, वो सारा का सारा स्कैटर्ड हो जाएगा और सारे इस पार्टिकल से स्कैटर्ड हो गए तो जो कोलॉइडल FeOH है वो कंबाइन करेगा, सेटल हो जाएगा। ये दोनों मेथड्स हैं, बस आप लोग बुक में एक बार पढ़ लीजिएगा अपनी NCERT में। थर्ड मेथड जो है यहाँ पे देखिएगा, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, हार्डी सुलजे रूल्स। किसकी बात कर रहे हैं, हार्डी सुलजे सुलजे रूल्स। रूल। ये इंपॉर्टेंट है, बस इस पे आप फोकस करिएगा। आ जाइए, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, द ग्रेटर द वैलेंसी ऑफ फ्लो एक्युलेटिंग आयन एडेड, द ग्रेटर इज द पावर कॉज प्रेसिपिटेशन। जितना ज्यादा उसकी वैलेंसी होगी, उसका प्रेसिपिटेशन उतना ही ज्यादा होगा। ज्यादा दिस इज होगा। नोन एज द हार्डी-सुलजे रूल। कोएगुलेटिंग पावर इंक्रीजेस विद द वैलेंसी ऑफ आयंस। मीनिंग क्या था, मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, बस 1 मिनट दे दीजिए। आप कितना टाइम हो गया, 36, ऑलरेडी 6 मिनट मोर, बस 4 मिनट और, ठीक है। ओके सर। देखिएगा ये क्या है आपका FeOH थ्रायस, और मैंने कहा कि सर इसके ऊपर कौन सा है, Fe3 पॉजिटिव। डन गाइस। यस Yes, सर। sir. अब हुआ क्या कि अगर मुझे ये पॉजिटिवली चार्ज कोलॉइडल सॉल्यूशन है तो क्या मुझे इसमें कौन सा, इसको न्यूट्रलाइज करना है तो कौन सा इलेक्ट्रोलाइट डालना पड़ेगा, पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव वाला। कौन सा डालना पड़ेगा बताइए? नेगेटिव। Negative. चलिए आ जाइए, अब मैं आपसे पूछता हूँ कि भैया जो फ्लो एक्युलेटिंग जो मैं बात कर रहा था, आयंस इलेक्ट्रोलाइट जो हम ऐड करेंगे, तो सुनिएगा मैं इसमें कितने इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर रहा हूँ। इसमें एक इलेक्ट्रोलाइट है Cl- इलेक्ट्रोलाइट है। दूसरा जो फ्लो एक्युलेटिंग आयन बोल सकता हूँ वो मैंने यहाँ पे रखा हुआ है SO4 2-। यहाँ पे तीसरा जो मैंने रखा हुआ है वो कौन सा है, PO4 3-। और जो फोर्थ आयन रखा हुआ है मैंने यहाँ पे रखा हुआ है भाई FeCN6 4-। बताइए इस पे ये 1 यूनिट चार्ज है, इस पे 2 यूनिट, इसमें 3 यूनिट, इसमें 4। बताइए क्या ये Fe3+ है? तो मैंने थोड़ा अजीब एग्जांपल ले लिया, इसको ना लेकर के थोड़ा बदलता हूँ, आप लोग समझिएगा, थोड़ा आप लोगों की आसानी के लिए मैं ऐसा कर रहा हूँ, ठीक है। ये AgI और इसके ऊपर कौन सा है बताइए, Ag+। डन गाइस। देन सर। अब बताइएगा ये Cl, इसका फ्लो एक्युलेटिंग का मतलब कि कितने मॉलिक्यूल्स को ये न्यूट्रलाइज कर रहा है कर रहा बताइए। है। ये बताइए एक मॉलिक्यूल्स को न्यूट्रलाइज करेगा क्योंकि एक ही यूनिट चार्ज है, एक ही Ag+ यस को। बताइए ये सल्फेट कितने को न्यूट्रलाइज करेगा बताइए, 2 दो। चार्ज है तो 2 2 प्लस को को करेगा कि नहीं करेगा? यस Yes, सर। करेगा। अब बताओ ये कितने को करेगा, 3 3. को। 3 और ये कितने को करेगा?
चार। चार। मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, देखो भाई, हमने कहा कि सर ये 1 मोल, इसमें कितने हैं बताइए? और 1 मोल नहीं, 1 मोल नहीं, 1 मोल नहीं, 1 मोल, ये Ag प्लस इसमें आयंस है। अगर मैं मान लेता हूं कि भैया इसमें ना Ag प्लस कितना दिया हुआ है सर, इसमें ना 4 मोल दिया है। कितना मोल दिया है बताइए? 4 4 4 मोल। मोल। तो बताइए इसमें Cl कितना डालोगे कि ये न्यूट्रलाइज हो जाए? 4 मोल। यस सर, 4 मोल्स। 4 मोल। अब SO4 न्यूट्रलाइज करने के लिए कितने मोल डालने पड़ेंगे? 2 मोल्स डालने पड़ेंगे। बताइए 2 मोल। अगर मैं यहाँ पे बोलूँ इसको तो कितना करना पड़ेगा, तो उसके हिसाब से आप डिवाइड कर लीजिएगा। तो भाई आ जाएगा 4 से 3 में डिवाइड करोगे तो 1.33 मोल। और इसको कितना मोल डालना पड़ेगा बताइए? 1 ही डालना पड़ेगा। 1 मोल डालना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा बताइए? 4 यूनिट, 1 Yes, sir. मॉलिक्यूल 4 को न्यूट्रलाइज करेगा। तो ऐसे समझिए कि जिसपे ज्यादा पावर होगा, जिसकी वैलेंसी ज्यादा होगी, वो ज्यादा न्यूट्रलाइज करेगा। तो जब यहाँ पे फ्लो एक्युलेटिंग पावर की अगर मैं बात करूंगा दोस्तों, तो सबसे ज्यादा फ्लो एक्युलेटिंग पावर किसका होगा? इसका। फोर्थ फिर वाले इससे का। कम और सबसे कम। Cl नेगेटिव। Cl. जब गाइस आ जाइए, अगर मैं निगेटिवली चार्ज कोलॉइड है, बताइए क्या है? निगेटिवली चार्ज कोलॉइड। तो इसमें अगर मैं बोलूं कि भाई एल्यूमिनियम 3+ और यहाँ पे बेरियम 2+ एंड यहाँ पे Na+, है, बताइए किसका फ्लो एक्युलेटिंग पावर ज्यादा होगा? Al3 पॉजिटिव वाले का ज्यादा होगा। जिसकी वैलेंसी ज्यादा होगी उसका फ्लो एक्युलेटिंग पावर ज्यादा ज्यादा होगा। होगा। ज्यादा होगा। चलिए इतना फिलहाल के लिए आप लोग पढ़ लीजिए। हाँ, इसके बाद से हम अगली क्लास में न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और अगला जो चैप्टर है वो बायोमोलिक्यूल्स को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, ओके Yes, sir. सर। चलिए बाय। बाय सर, Bye गुड bye, नाइट sir. सर। बाय बाय। इसका रिवीजन करिएगा, आप लोग किताब में ढूंढिएगा। ठीक है, ओके Yes. सर। Okay, sir. हाँ।